हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें 4 प्रोसेस गिवन है और हमसे पूछा है कि इनमें से कौन सा प्रोसेस फॉरबिडन है फॉर फ्री पार्टिकल्स। अब फ्री पार्टिकल्स के लिए देखना है हमें। तो पहला प्रोसेस अगर मैं देखूं तो प्रोटॉन डीके हो रहा है न्यूट्रॉन पॉजिट्रॉन प्लस न्यूट्रिनो में। अब फ्री प्रोटॉन, ये फ्री पार्टिकल गिवन है हमें, ये बाउंड पार्टिकल नहीं है। तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्लस ई प्लस प्लस। अब देखो जो ये प्रोसेस है ये वैलिड होती है, लेकिन कब वैलिड होती है? ये जब भी मेरा प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर होगा, या और मैं कह लूँ कि जब भी प्रोटॉन इज बाउंडेड, तो उस टाइम पे तो ये प्रोसेस वैलिड होती है। लेकिन फ्री पार्टिकल हमें गिवन है तो उस केस में ये प्रोसेस वैलिड नहीं है, क्योंकि फ्री प्रोटॉन कभी भी डिके नहीं कर सकता। सो फ्री प्रोटॉन कैन नॉट डिके, क्योंकि इसका लाइफ टाइम जो है वो इन्फिनिटी होता है। फ्री प्रोटॉन कांट डिके एज इट्स लाइफ टाइम इज इनफाइनाइट। तो अब क्योंकि अगर फ्री प्रोटॉन डिके कर जाएगा तो बेसिकली कोई एटम बनेगा ही नहीं, तो इसलिए ये प्रोसेस हमारी फॉरबिडन है। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रोसेस को। अब इस प्रोसेस को तो देखने से ही सिंपली पता चल रहा है कि ये भी फॉरबिडन है, क्योंकि इसमें यहाँ पे देखो चार्ज 0 है, इस पे इसका चार्ज 0, इसका चार्ज +1, इसका चार्ज +1, और इस पे कोई चार्ज होता नहीं है। तो यहाँ पे चार्ज कंजर्वेशन इज वायोलेटेड। तो मेरा ये प्रोसेस भी फॉरबिडन हो गया। ठीक है, अब देखते हैं। अब मेरे को बेसिकली ऑप्शंस देख लो एक बार। ओनली सेकंड एंड फोर्थ, फर्स्ट एंड फोर्थ, और फर्स्ट एंड सेकंड। अब मेरा फर्स्ट प्रोसेस तो फॉरबिडन है ही पहले ही, तो मेरे को थर्ड ऑप्शन को तो चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये कहीं भी ऑप्शंस में है ही नहीं। अब मेरे को बेसिकली ये दोनों ऑप्शन तो सीधे सीधे कैंसिल हो गए, इन दोनों में चेक करना है। तो बस फोर्थ प्रोसेस को देखना है। फोर्थ प्रोसेस क्या है मेरी? π0 गामा प्लस गामा। अब ये प्रोसेस तो मेरी वैलिड होती ही है, ये तो मतलब सबसे इम्पोर्टेंट इक्वेशन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रोसेस है ये बेसिकली। तो ये प्रोसेस तो मेरा होता ही है। तो मेरा आंसर क्या हो गया? फर्स्ट एंड सेकंड आर फॉरबिडन। ओके, बाकी इसको चेक भी कर सकते हो कंजर्वेशन लॉज लगा के। देखो चार्ज तो दोनों में कंजर्व है, क्योंकि ये फोटोन का चार्ज 0, पायोन का चार्ज भी 0, तो चार्ज कंजर्व है। ऐसे ये बैरियॉन्स नहीं है, तो बैरियॉन नंबर भी मेरा कंजर्व हो गया। अब एक पार्टिकल से 2 पार्टिकल बन रहे हैं, तो यानी कि मेरा मास भी कंजर्व है। कहीं ना कहीं पायोन का मास फोटोन के मास से ज़्यादा होगा, तभी ये पार्टिकल बन सकता है। तो इसलिए मेरा ऑप्शन क्या हो गया? मेरा ऑप्शन हो गया फर्स्ट और सेकंड मेरे फॉरबिडन है, बाकी सारे अलाउड है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि हमें कोई रिएक्शन गिवन है और ये रिएक्शन मतलब प्रोसीड नहीं कर सकती स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन से, क्योंकि ये वायलेट करती है। अब ऑप्शन में चार चीज़ें गिवन है कि किसके कंजर्वेशन, मतलब किसका कंजर्वेशन फॉलो ना होने की वजह से ये रिएक्शन फर्दर प्रोसीड नहीं कर सकती। अब ये स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है, तो हमें देखना है कि इलेक्ट्रिक चार्ज, बैरियन नंबर, एंगुलर मोमेंटम और आइसोस्पिन में से ये रिएक्शन कौन सा कंजर्वेशन लॉ फॉलो नहीं करती। अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो ये है ड्यूट्रॉन प्लस 2 ड्यूट्रॉन से मेरे को हीलियम मिल रहा है 2He4 प्लस और एक पायोन मिल रहा है। अब देखो स्पिन पैरिटी ऑफ ड्यूट्रॉन एंड हीलियम इज 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस, और पायोन का जो आइसोस्पिन होता है वो होता है 1। ये मैंने बताया था जब पहले क्वेश्चन डिस्कस किए थे, उसमें आपको मेसॉन ऑक्टेट और बैरियन ऑक्टेट वगैरह जो बनवाया था, तो वहीं से इसका आइसोस्पिन पायोन का आ जाता है 1, और इन सब का ये बेसिकली आइसोस्पिन ही है, और ये हो गई इसकी पैरिटी। तो यहाँ से सीधा सीधा
मेरा आइसोस्पिन इज नॉट कंजर्व्ड। तो आइसोस्पिन कंजर्व ना होने की वजह से ये रिएक्शन स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन नहीं है। ठीक है, अब जो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होती है उसमें चार्ज, एंगुलर मोमेंटम, बैरियर नंबर तो कंजर्व होता है, लेकिन यहाँ पे आइसोस्पिन मेरा कंजर्व नहीं है, तो आंसर तो मेरा यही है। अब चार्ज देख लो, यहाँ पे 1d2 plus 1d2 gives 2He4 plus pi 0। अब इसका चार्ज तो 0 ही है, यहाँ पे 2 प्रोटॉन है, 2 प्रोटॉन और 2 ही न्यूट्रॉन है। यहाँ पे भी देख लो, 1 प्रोटॉन, 1 न्यूट्रॉन, 1 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन। तो यहाँ नहीं, इधर मतलब ये जो मेरी राइट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड है, इसमें भी मेरे 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन है, और इधर भी मेरे 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन है, और इसका चार्ज तो 0 ही है, तो चार्ज तो बैलेंस ही है। अब एंगुलर मोमेंटम कैसे देखें कि एंगुलर मोमेंटम जब वायलेट होता है, अगर मान लो कि मेरा कोई ए से बी कोई प्रोसेस हो रहा है, तो यहाँ पे तो मेरा एंगुलर मोमेंटम सीधा सीधा वायलेट हो जाएगा, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम और लीनियर मोमेंटम के कंजर्वेशन के लिए एक पार्टिकल से 2 पार्टिकल बनने चाहिए, तभी तो मेरा मोमेंटम कंजर्व होगा। अब यहाँ पे तो 2 पार्टिकल हैं और 2 ही पार्टिकल मेरे को मिल रहे हैं, तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व हो गया। बैरियर नंबर भी, नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों साइड सेम है, तो बैरियर नंबर भी मेरा कंजर्व हो गया। तो बस मेरा आइसोस्पिन कंजर्व नहीं है, तो मेरा आंसर हो गया ऑप्शन डी। अब देखो जो ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो ये गिवन है अगला, द चार्म क्वार्क इज असाइंड चार्म क्वांटम नंबर। अब गेलमैन निशिजिमा फॉर्मूला हमें पूछा है, तो वो क्या होगा, पहले इसको रब कर लेते हैं। यहाँ से मेरे से पूछा है गेलमैन निशिजिमा फॉर्मूला। ओके, तो जब तक क्वार्क्स की डिस्कवरी नहीं हुई थी उस टाइम तक जो मेरा गेलमैन फॉर्मूला था वो था I3 + 1/2 B + S। B + S को हाइपर चार्ज भी बोलते हैं। B + S = Y, दैट इज हाइपर चार्ज। और I3 है मेरा थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन, तो जब क्वार्क्स की डिस्कवरी हुई बाद में, तो इस फॉर्मूले को फर्दर मॉडिफाई किया गेलमैन ने, गेलमैन निशिजिमा फॉर्मूला। तो वो क्या हो गया, Q = I3 + B + S + C + T + B / 2, यानी कि जो भी क्वार्क्स डिस्कवर हुए उनके क्वार्क नंबर इसमें ऐड कर दिए गए। अब हमारे क्वेश्चन में सिर्फ चार्म क्वार्क के लिए गिवन है, ठीक है, कि चार्म क्वार्क को चार्म क्वांटम नंबर C = 1 दिया है, तो यानी कि मेरे टॉप और बॉटम क्वार्क के बारे में मेरे को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो मेरे फॉर्मूले में बस चार्म क्वार्क ही रहेगा, B + S + C 1/2। तो जितने भी क्वार्क मेरे को गिवन होते, मान लो अगर यहाँ पे मेरे को चार्म की जगह टॉप क्वार्क गिवन होता, तो यहाँ पे B + S + T आ जाता, तो माय ऑप्शन डी इज करेक्ट। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि हिग्स बोसॉन है जो कि डीके कर रहा है एक फोटोन और जी बोसॉन में, और रेस्ट मास हमें गिवन है हिग्स बोसॉन और जी बोसॉन का, और हमसे पूछा है एनर्जी ऑफ फोटोन। ठीक है, तो बेसिकली रिलेटिविस्टिक डीके है, मतलब जब भी डीके होता है पार्टिकल्स का तो हमें रिलेटिविटी यूज़ करनी पड़ती है। तो हिग्स बोसॉन मेरा डीके कर रहा है जी बोसॉन प्लस एक फोटोन में, मेरे को इसका रेस्ट मास गिवन है, सपोज इसको एमएस से डिनोट कर देते हैं, ये गिवन है 125 GeV/c²। मास ऑफ जी बोसॉन भी गिवन है, दैट इज
mg इज इक्वल टू 90 GeV/c²। अब गामा, क्योंकि इसका कोई रेस्ट मास होता नहीं है तो हमें इसकी एनर्जी पूछी है ई गामा। अब क्योंकि ये A इज इक्वल टू B+C टाइप का प्रोसेस है तो हमें अगर एनर्जी निकालनी है तो पहले क्या करना पड़ेगा, पहले कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाना पड़ेगा, फिर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि वो प्रोसेस काफ़ी लेंथी हो जाएगा उन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना और वहाँ से फिर एनर्जी निकालना, तो उससे अच्छा है कि हम डायरेक्ट फॉर्मूला जो हमने पहले पढ़े थे उनको यूज़ कर लेते हैं। तो इस प्रोसेस के लिए मैंने एनर्जी पहले बताई थी, अगर मेरे को एनर्जी ऑफ पार्टिकल बी निकालनी है तो वो क्या होगी, वो होगी ma² प्लस mb² माइनस mc² इंटू c² अपॉन 2 इंटू ma। यानी कि ये मेरे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है एनर्जी का। अगर कोई भी प्रोसेस इस फॉर्म में प्रोसीड हो रहा है, मतलब A से B+C अगर बन रहा है तो मैं सीधा सीधा B की एनर्जी ऐसे निकाल सकती हूँ। सिमिलरली अगर एनर्जी ऑफ C मेरे को चाहिए तो उसमें क्या हो जाएगा, ma² प्लस mc² माइनस mb² c² अपॉन 2 इंटू ma। अब यहाँ पे देखो, अगर एनर्जी B की निकालनी थी तो प्लस mb आया माइनस ऑफ C आया। अब एनर्जी C की निकालनी है तो प्लस मास ऑफ C² आया और माइनस जो बचा हुआ पार्टिकल था B उसका आया। अब मेरे को इसका निकालना है तो यानी कि मेरे को EC निकालना है, ठीक है। तो ई गामा मेरा क्या होगा, ई गामा होगा मेरा मास ऑफ हिग्स बोसॉन, मास ऑफ हिग्स बोसॉन का स्क्वायर माइनस, अब क्योंकि इसका तो रेस्ट मास हमें गिवन नहीं है और ये फोटोन है तो उसका हमें पता है कि उसका रेस्ट मास 0 होता है, तो सीधा सीधा जो हमारी mc² वाली टर्म है वो तो 0 हो गई, माइनस mg² इंटू c² अपॉन 2 इंटू मास ऑफ हिग्स। अब देखो सीधा सीधा ये इक्वेशन यूज़ करने से हमें मास की वैल्यूज़ गिवन है तो हम डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं बिना कोई भारी भरकम इक्वेशन सॉल्व किए। तो बस अब इसमें वैल्यूज़ पुट कर दो। मास ऑफ हिग्स क्या गिवन है, ई गामा, मास ऑफ हिग्स गिवन है 125 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 125 GeV अपॉन c² का होल स्क्वायर, और ये गिवन है मेरे को 90 मल्टीप्लाई में एक c² है 2 इंटू 125 GeV/c²। पहले तो यूनिट्स को बैलेंस कर लेते हैं। ये जो गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का स्क्वायर और c² को इसको मैंने बाहर ले लिया, GeV अपॉन c² का होल स्क्वायर, तो यहाँ से ये हो गई, इनको यहाँ से हटा दिया मैंने। तो 1 गीगा 1 से ये पावर कैंसिल हो गई तो मेरे पास बेसिकली ऊपर क्या बचा, ये बचा। अब c² से c² कैंसिल हो गया तो एनर्जी की यूनिट आ गई गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसको सॉल्व करना है बस, तो 125 का स्क्वायर निकालो, होता है 15625, 9 का स्क्वायर तो पता ही है 8100 अपॉन 2 इंटू 125, तो ये बेसिकली कितना आएगा 15625 5 2 5 और 7, ठीक है। तो 7525 अपॉन 2 इंटू 125, ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल आएगा 30.1 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के। तो मेरा क्या आंसर सही हो गया, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे या इसके मतलब 2 तरीके थे, या तो जो मैंने जो ये फॉर्मूले बताए ई बी और ई सी के, इनको डायरेक्टली यूज़ कर लो, या फिर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा के बहुत सारी कैलकुलेशन करके फिर फाइनली आंसर पे पहुंच जाओ। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमें 4 प्रोसेस गिवन है और हमें पूछा है कि इन चारों में से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो हमें कहीं ना कहीं सारे प्रोसेस देखने पड़ेंगे कि उनमें क्या हो रहा है।
तो कौन से कंजर्वेशन लॉ फॉलो हो रहे हैं और कौन से नहीं। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट प्रोसेस से। ओके, तो हमें क्या गिवन है, न्यूट्रॉन का एंटी पार्टिकल, प्रोटॉन का एंटी पार्टिकल प्लस पॉजिट्रॉन प्लस एंटी न्यूट्रिनो। अब देखो पहले देखते हैं चार्ज कंजर्वेशन। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, ज़ीरो। प्रोटॉन का चार्ज होता है +1, लेकिन प्रोटॉन का एंटी पार्टिकल तो उसका चार्ज क्या हो गया, -1। इलेक्ट्रॉन का चार्ज -1, तो पॉजिट्रॉन का चार्ज भी +1। इस पे एंटी न्यूट्रिनो पे कोई चार्ज नहीं होता तो ज़ीरो। तो चार्ज कंजर्वेशन वैलिड है। अब देखते हैं बैरियन नंबर। अब क्योंकि न्यूट्रॉन भी बैरियन है, प्रोटॉन भी बैरियन है, तो लेकिन ये एंटी पार्टिकल्स हैं, तो बैरियन नंबर क्या हो गया, -1। अब इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो बैरियंस नहीं है, ये लेप्टॉन्स है, तो इनका बैरियन नंबर हो गया 0। तो मेरा बैरियन नंबर भी कंजर्व है। अब देखते हैं लेप्टॉन नंबर। अब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन मेरे बैरियंस है, तो इनका लेप्टॉन नंबर हो गया 0। अब लेप्टॉन नंबर मतलब पार्टिकल्स के लिए, लेप्टॉन नंबर पार्टिकल्स के लिए तो होता है 1 और एंटी पार्टिकल्स के लिए होता है -1। अब क्योंकि ये एंटी पार्टिकल है तो इसका हो गया -1। अब न्यूट्रिनो पार्टिकल हुआ, एंटी न्यूट्रिनो उसका एंटी पार्टिकल हुआ, तो उसके लिए भी -1। अब देखो इस साइड पे तो मेरा लेप्टॉन नंबर 0 है, लेकिन इधर मेरा लेप्टॉन नंबर -2 है, तो ये रिएक्शन अलाउड नहीं है ड्यू टू कंजर्वेशन ऑफ, मतलब यहाँ पे लेप्टॉन नंबर का कंजर्वेशन फॉलो नहीं हो रहा। लेकिन मेरे फर्स्ट ऑप्शन में क्या गिवन है कि जो मेरा प्रोसेस 1 ओबेज ऑल कंजर्वेशन लॉ, पर ये ट्रू नहीं है, तो यानी कि ये मेरा हो गया कैंसिल। अब देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन को। तो मेरी नेक्स्ट प्रोसेस है वो क्या है, एंटी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन गिव्स π-। अब मेरा बी ऑप्शन क्या है, प्रोसेस टू कंजर्व्स बैरियन नंबर बट वायलेट्स एनर्जी मोमेंटम कंजर्वेशन। तो मेरे को सिर्फ 3 चीज़ें चेक करनी है इसमें, इस ऑप्शन में, कि एनर्जी मोमेंटम कंजर्वेशन और बैरियन नंबर। तो सबसे पहले तो बैरियन नंबर देख लेते हैं। बैरियन नंबर एंटी प्रोटॉन के लिए -1, न्यूट्रॉन के लिए +1, पायोन ये मेसोन है तो इसका बैरियन नंबर हो गया 0। तो 0 0, तो बैरियन नंबर मेरा कंजर्व्ड है। अब देखो 2 पार्टिकल से 1 पार्टिकल बन रहा है, तो मोमेंटम तो मेरा सीधा सीधा कंजर्व नहीं होगा, क्योंकि A + B इज गिविंग C। तो कैसे भी इन दोनों का मोमेंटम इसके इक्वल नहीं हो सकता, क्योंकि हमें पता है कि अगर A से B + C बनता है, मतलब ये रेस्ट में डिके करे, तो प्रोटॉन मोमेंटम ऑफ B इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ C होता है। लेकिन यहाँ पे उल्टा हो रहा है, 2 पार्टिकल से 1 पार्टिकल बन रहा है, तो मोमेंटम तो कंजर्व होगा ही नहीं, और सिमिलरली एनर्जी भी कंजर्व नहीं होगी। तो मेरा प्रोसेस बी, ऑप्शन बी अब फिलहाल के लिए करेक्ट है, लेकिन हमें ये दोनों ऑप्शंस भी चेक करने पड़ेंगे। मतलब अगर आप श्योर नहीं होगी एनर्जी कैसे कंजर्व होगी कैसे नहीं, तो नेक्स्ट ऑप्शन को भी चेक कर लेते हैं। तो प्रोसेस सी क्या है मेरा, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन गिव्स π+ + π0 + π0। ये है प्रोसेस 3 इज नॉट अलाउड बाय स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन बट अलाउड बाय वीक इंटरेक्शन। तो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन यानी कि हमारा जो स्ट्रेंजनेस है, स्ट्रेंजनेस वो कंजर्व अगर नहीं होगा, तो ये प्रोसेस मेरा वीक इंटरेक्शन से अलाउड होगा। तो देखते हैं स्ट्रेंजनेस। तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन तो बैरियंस हैं, तो जो बैरियन ऑक्टेट होता है न्यूट्रॉन प्रोटॉन, उसकी स्ट्रेंजनेस होती है 0 -1 -2। क्योंकि मेरे को ये 2 पार्टिकल ही चाहिए, तो पूरा का पूरा टेबल बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और
मेसॉन ऑक्टेट में भी 1 0 -1 और यहाँ पे मेसॉन्स लाई करते हैं। तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन का स्ट्रेंजनेस नंबर हो गया 0 और इनका भी 0 0 0। तो स्ट्रेंजनेस नंबर मेरा कंजर्व नहीं है, तो प्रोसेस 2 अलाउ हो सकता है वीक इंटरेक्शन से।